नमस्कार किसान भाइयों। आज हम हैं हमारे बिकनगांव वाले खेत पर और यहाँ पर हम आज हमारे जो भावी फार्मर हैं, जो फ्यूचर फार्मर जिसको बोलते हैं, अर्नव जी को लेकर के आए हैं। तो अर्नव जी, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अर्नव यादव है, मैं इन्हीं का बेटा हूँ और मैं अभी 12th क्लास में हूँ। मैं आगे चलकर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाला हूँ और मैं इसी फील्ड में आने वाला हूँ। तो भावी किसान और हमारे युवा किसान भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तनीश यादव जी, अपना परिचय दो भाई। मैं तनीश यादव, मैं राजस्थान का निवासी हूँ और मैं ये जो एसएस फार्म है इसमें अभी वर्क कर रहा हूँ और पूरा ये अभी जो है ये फार्मिंग में ही करता हूँ, पूरे नेचुरल फार्मिंग वे में। ओके, तो अभी हमारे अर्नव के कुछ सवाल है जो कि इन्होंने मुझे इंदौर में पूछे थे घर पे। तो मैंने इनको बोला था, इनकी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, तो मैंने इनको बोला था कि अपन फार्म पर चलेंगे और वहाँ पर आपको जवाब देंगे उसके, तो प्रैक्टिकल में देखते हुए जवाब देंगे। तो अभी हम बस यहाँ पर आए हैं। तो अर्नव, क्या सवाल है तुम्हारा? पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि एक अगर 10th 12th क्लास का स्टूडेंट है जो कि आगे चलकर नेचुरल फार्मिंग में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया में नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है और है भी तो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर के लिए बहुत है पर नेचुरल फार्मिंग स्पेसिफिकली नहीं है। तो एक स्टूडेंट उसके लिए क्या करे? देखिए, ऐसा है कि नेचुरल फार्मिंग के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर की जो बेस है, जो पढ़ाई है ना, कहीं ना कहीं वो आपका ज्ञान को बढ़ाएगी। तो हम ये मानते हैं कि अभी फ़िलहाल नेचुरल फार्मिंग के ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, इनको बढ़ावा दे रही है, उस तरीके से आगे भविष्य के अंदर नेचुरल फार्मिंग के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, है ना। लेकिन जब तक हमको क्या करना है कि खेती की समझ को डेवलप करना है। तो खेती की समझ को डेवलप करने के लिए, चाहे वो आपकी केमिकल फार्मिंग हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे वैदिक फार्मिंग हो, कोई सी भी पाई जाए, होमा फार्मिंग हो, सारी फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या है? इसके अंदर क्या चीज़ें आती है? भूमि आती है, सबसे पहले धरती जिसको बोलते हैं, ज़मीन को या मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो आती है। उसके बाद में वनस्पतियाँ आती है जो उसके ऊपर उगाई जाती है, ठीक है। और उन वनस्पतियों की हेल्थ आती है, ठीक है ना। क्योंकि वनस्पति की हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसका अंदर जो दाने आएंगे, जो फल आएंगे, वो सब भी अच्छे आएंगे। तो वनस्पति की हेल्थ कब अच्छी होगी? जब मिट्टी की हेल्थ अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि केवल हमको कैसे भी करके मिट्टी की हेल्थ इम्प्रूव होना चाहिए और फिर वनस्पतियों की हेल्थ इम्प्रूव होना चाहिए और हमारे फूड की हेल्थ इम्प्रूव होना चाहिए। यही चीज़ है, है ना। तो इसके सारी समझ जो है वो हमारी एग्रीकल्चर की पढ़ाई से भी डेवलप होगी। लेकिन अभी समस्या क्या आ गई है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना, वो केवल केमिकल फार्मिंग को ही पढ़ाया जाता है। बायस्ड होकर पढ़ाया, हाँ, बायस्ड होकर के पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस एग्रीकल्चर की जो सिलेबस है, उस सिलेबस को जो डिज़ाइन किया गया है वो उसी लॉबी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो लॉबी अपने यहाँ पर फर्टिलाइज़र भी बेच रही है, पेस्टिसाइड्स भी बेच रही है और टेक्नोलॉजी भी बेच रही है। उनका बिजनेस प्रमोट का हो रहा है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रख करके किया उस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया। जबकि होना यह चाहिए कि फार्मिंग एक अपने आप में एक संस्कृति है। कृषि जो है कि वो अपने आप में एक संस्कृति है, एग्रीकल्चर है ना। तो इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे डीएनए के अंदर ही शामिल है। जैसे हमारे पिताजी भी फार्मर थे, उनके पिताजी भी फार्मर थे, उनके पिताजी भी फार्मर थे। मतलब कहीं ना कहीं हम सब लोगों के जो पिताजी हो रहे हैं, दादाजी हो रहे हैं, वो फार्मर ही रहे हुए हैं। तो ये एक्चुअली किसान संस्कृति जो है, एग्रीकल्चर जो है ना, ये सदियों से चला आ रहा है। इसको सिखाने की ज़रूरत थोड़ी, किसी लोहार के बेटे को हथौड़ा चलाने की सिखाने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है ना। वो तो जीन्स में, उसके डीएनए के अंदर है। तो खेती हम लोगों के डीएनए के अंदर है। आज भले से अर्बनाइजेशन हो गया है, लेकिन अर्बनाइजेशन में भी जो लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके फोर फादर्स जो है फार्मर ही रहे हुए हैं, है ना। तो हम सबके डीएनए के अंदर एग्रीकल्चर है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ पिछले कुछ 70-80 सालों के अंदर, जब से हमारी हरित क्रांति आई है, तो तुम्हारा जन्म भी उसी दौरान हुआ, हमारा जन्म भी उसी दौरान हुआ, तुम्हारा जन्म भी उसी दौरान हुआ। तो हम सब ने क्या देखा है कि खेती मतलब क्या है कि अच्छी गहरी जुताई करो, फिर उसके अंदर फर्टिलाइज़र डालो, फिर उसके अंदर सोइंग कर दो फर्टिलाइज़र डालने के बाद में, और उसके बाद में जब बीमारियां आए तो उसके अंदर पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दो, फंगिसाइड का स्प्रे कर दो, वीडीसाइड का स्प्रे कर दो, ताकि खरपतवार ना उगे।
है ना, और फिर फसलों को काट लो। यही हम लोगों ने सीखा है। तो हमको ऐसा लगता है कि यही खेती है, लेकिन खेती ऐसा नहीं है ना। खेती जो है एक अलग दर्शन का सब्जेक्ट है, मतलब फिलॉसफी का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी मिट्टी कैसे हेल्दी हो, सॉइल हेल्दी करना पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी। और सॉइल हेल्दी कभी भी फर्टिलाइजर डाल करके या पेस्टिसाइड डाल करके, फंगिसाइड डाल करके सॉइल हेल्दी कभी भी नहीं हो सकती। सॉइल के लिए जहर है, तो ये तो सॉइल के लिए जहर है। सब फर्टिलाइजर जहर नहीं है, लेकिन फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड है, सब तो जहर है। तो आप किसी को जहर खिला करके क्या उसको हेल्दी बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो हमको सॉइल की हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉइल की हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि सॉइल की हेल्थ एक्चुअल होती क्या है, ये कैसे सुधरेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पूर्वज हमको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जो पूर्वज प्रैक्टिस करते आ रहे थे, जो खेती करते आ रहे थे, वही सारी प्रैक्टिसेस अगर हम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक सॉइल हेल्दी हो जाएगी। हमने देखा हुआ हमारे टाइम पर जब जन्म हुआ था, उसके पहले पिताजी और ये कभी फर्टिलाइज़र नहीं डालते थे, लेकिन खेत में जो भी बोते थे उसमें अच्छी पैदावार निकल आती थी। भले से कम बोते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थे, तो वो पूरे ज़मीनों को जोत नहीं पाते थे। लोग भी कम थे, रिसोर्सेस की भी कमी थी, ज़मीनें ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो सारी ज़मीन को जोत नहीं पाते थे। लेकिन जो जोत पाते थे उसके अंदर केवल बीज जा कर के डालते थे और उसका थोड़ी सी देख रेख कर लेते थे, चौकीदारी कर लेते थे। उसको समय पे जब पानी की ज़रूरत हो पानी वानी दे दिया, है ना, और बाद में काट करके ले आते थे। तो लागत कुछ नहीं लगती थी, है ना। फिर धीरे धीरे क्या आया, फर्टिलाइज़र आया। फिर धीरे धीरे फर्टिलाइज़र को डालना चालू करा खेती के अंदर, तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी लागत बढ़ी। जब फर्टिलाइज़र खेत के अंदर जाना चालू हुआ तो फिर फसलों के अंदर बीमारियां आना चालू हो गई। बीमारियां आना चालू हो गई तो फिर पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने पड़े। फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स डालते गए तो वहाँ खेती के अंदर के जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो मरना चालू हो गए। वो मरना चालू हो गए तो फंगस डेवलप होना चालू हो गई। तो फंगस डेवलप होना चालू हो गई तो फंगिसाइड डालना पड़ा, ठीक है। फिर जब इन सब चीज़ों का यूज़ करने लगे तो ज़मीन में कमज़ोर हो गई। तो ज़मीन जब कमज़ोर हो गई तो ज़मीन ने फिर खरपतवार उगाना चालू करी। खरपतवार उगाना चालू करी तो वीडिसाइड डालना चालू करने पड़े। तो ऐसे कर करके क्या हो रहा है कि एक लूप में फंसते चले जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, किसान की लागत बढ़ती चली जा रही, ठीक है। आज उत्पादन हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उत्पादन जिस प्रोपोर्शनेट रेशो में बढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारी लागत बढ़ गई है। तो आज उत्पादन ज़्यादा बढ़ भी गया तो उससे फ़ायदा क्या हो गया? कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ, है ना। तो हमें ये चीज़ें समझना पड़ेगी और हमको हमारी मिट्टी की हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसा कि तनिष और ये लोग अभी पिछले 1-1.5 सालों से हम लोग यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं मिट्टी की हेल्थ को सुधारने की। और जहाँ मिट्टी की हेल्थ को सुधारा हमने कि वहाँ पर हमारे जो परिणाम है वो चमत्कारिक रूप से आ गए। पिछले साल इन्होंने रासायनिक मक्का बोई थी, उसी खेत के अंदर 9 एकड़ के अंदर बोई थी। कितने कुंटल पैदा हुई थी? कुछ 100 कुंटल के आसपास पैदा हुई थी, है ना। जिसके अंदर हमने फर्टिलाइजर भी डाला था, पेस्टिसाइड भी डाला था, है ना, फंगिसाइड शायद नहीं डाला था। नहीं, जितना मतलब इस एरिया में जिस तरीके से रासायनिक फार्मिंग करी जाती है, एज इट इज़ हमने उन्हीं लोगों से सलाह मशवरा करके उन्हीं टीमों को लगा के एज इट इज़ हमने करी। तो यूरिया भी डाला, डीएपी भी डाला, पोटास भी डाला, है ना, और पेस्टिसाइड्स भी डाला। और उसके बाद भी इल्लियाँ थी, बिल्कुल, है ना। लेकिन इस साल हमने ज़मीन की हेल्थ के ऊपर काम करा। तो ज़मीन की हेल्थ के ऊपर काम करा तो क्या करा, उसके अंदर हमने कुछ थोड़े बहुत अणु डाले खाद के रूप में, जो FYM वगैरह होता है। इसके अलावा जो हमारे श्री ताराचंद बेलजी सर ने जो बताए थे 3-4 तरह की मिट्टी और ये सब मिला करके वो डाले, प्लस कुछ बैक्टीरियाज डाले, है ना। उन बैक्टीरियाज को डाल करके उस ज़मीन की गुणवत्ता को बढ़ाया। और उसके बाद जब हमने उसके ऊपर फसल लगाई इस साल, तो फसल पैदावार उतनी हुई और कम एरिया में, है ना। नहीं, एरिया उतना ही 8 एकड़ में हुई अब की बार। क्यों 9 एकड़ होता ना? नहीं, 1 एकड़ में तो अपने गेहूं थे ना। अच्छा, हाँ राइट, 1 एकड़ में गेहूं थे, उसके बावजूद भी पैदावार उतनी हुई, है ना। इसके अलावा हमने बीच बीच में चना भी लगा दिया था, तो चना भी पैदा हो गया, ठीक है। तो फर्टिलाइजर की सारी लागत घट गई, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह डालने की हमारे शुरू साल में लागत आई, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली उस सॉइल की हेल्थ के ऊपर हमने काम किया, ठीक है। तो रिजल्ट आ गए। ओवरऑल उत्पादन भी अपना ज़्यादा ही हुआ। और साथ में क्या होगा, अगर अब आप देखोगे तो लागत घट गई, उत्पादन उतना ही आया, चना एक्स्ट्रा आ गया और गेहूं भी एक्स्ट्रा आ गया। गेहूं कितना निकला हमारा? 10 क्विंटल निकला। 10 क्विंटल। 10 क्विंटल निकला। चना कितना निकला? चना निकला हमारा लगभग
20 क्विंटल नहीं 14 क्विंटल। 14 क्विंटल निकला है, जिसमें से वो बारीक वाला हटा के 14 निकला। हाँ, अच्छा ओके, टोटल 20 निकला, उसमें से छटनी करके शॉर्टिंग करा तो 14, तो 14-15 क्विंटल चना निकल आया। और मक्का वही 100 क्विंटल के आसपास निकली। ठीक है, तो इतनी पैदावार बढ़ गई, लागत घट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़मीन की हेल्थ को काम किया, तो सब चीज़ें अपने आप। और फिर दूसरा, जो पैदावार आई है वो पूरी तरह से जहर मुक्त पैदावार है। तो आज उस पैदावार को, उस अन्न को, अनाज को कोई इंसान खाएगा तो उसको भी तो उसके सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे ना। तो कुल मिला करके हमें जो है हम टॉपिक से कुछ बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, है ना। लेकिन टॉपिक ये था कि यार कहीं कोई नया स्टूडेंट अगर आता है तो वो कैसे सीखेगा। तो भाई आप सीखो यूनिवर्सिटी के अंदर जा करके, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी भी है। जैसे आज हमको ज़रूरत लगती है कि हम जो बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं, तो बैक्टीरिया की काउंटिंग जितनी हम चाहते हैं उतनी काउंटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये कहाँ पर पता चलेगा, पढ़े लिखे लोग ही पता कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई प्लांट है, प्लांट की रूट्स जो है वो रूट्स कैसी फैल रही है, तो उसकी टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है कि, और कौन सी रूट के साथ में कौन सी रूट का प्लांट जो है वो गुड बिहेव करेगा, कौन सा बैड बिहेव करेगा, ये पढ़ाई लिखाई से आएगा, है ना। तो आप वो भी पढ़ो लिखो, साथ में आपको अनुभव लेना पड़ेगा ऐसे अनुभव युवा किसानों के साथ में जो कि मट्टी की हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनसे तुम जब यहाँ पर आओगे और बार बार इनके साथ रह करके देखोगे तो तुम्हारी वहाँ की एजुकेशन जो एकेडमिक एजुकेशन है, ठीक है ना, वो एकेडमिक नॉलेज और यहाँ का प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो तुम्हारे पास में एक एक्स्ट्रा लेवल का नॉलेज हो जाएगा। तो तुम्हारे जैसे जितने भी फार्मर्स है जो कि युवा उभरते किसान जो है वो गाँव में भी है, जो कि एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन किसानों से भी मैं ये बात बोलना चाहूँगा, या उन युवाओं से भी ये बोलना चाहूँगा कि उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ में खेत पर भी जाना चाहिए, वो अनुभव भी लेना चाहिए और साथ साथ में पढ़ाई भी करना चाहिए। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके और जब आप खेती के अंदर सही तरीके से आओगे समझ करके, तो फिर इसके अंदर रिवोल्यूशन आएगा। और फिर अभी क्या हो रहा है, अभी जो फार्मर या अभी जो एग्रीकल्चर की फील्ड में जो पढ़ रहे हैं ना, वो या तो किसी न किसी खाद की दुकान पे काम कर रहे हैं, या किसी दवाई की दुकान पे काम कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ये जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। वो आकर के खेती नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो उनको आकर के खेती भी करना चाहिए। भाई आज आपने पढ़ने लिखने की समझ ले ली, एकेडमिक नॉलेज ले लिया, साथ में यहाँ का आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और वो अच्छा करने की कोशिश करोगे तो अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो ही देश के अंदर सुधार आएगा। समझ आए? हाँ। है ना। इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक केमिकल फार्मिंग होता है, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, और जो फार्मर उसे करता है उसमें क्या डिफरेंसेस है? ओके, देखिए देखा जाए तो बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन उसके रिजल्ट जो है ना बहुत बड़े बड़े से। केमिकल फार्मिंग क्या होता है, जो अभी हम बातें कर रहे थे कि बाजार से रासायनिक खाद खरीद करके लाए, उसको खेतों में डाला, ठीक है, और उससे जो फसलें उत्पादित हुई वो केमिकल फार्मिंग कहलाती है ना। उसके अंदर अगर बीमारी आई तो पेस्टिसाइड डालना, फंगिसाइड डालना, विडिसाइड डालना, ये सब डाल करके और जो फसल पैदा होगी, है ना, वो केमिकल फार्मिंग कहलाती है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? मेरे ख्याल से तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की जो चीज़ है वो एक नया ट्रैप है किसानों के लिए, किसानों के लिए भी, और जो यूज़र उसको खा रहा है उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं मानता हूँ कि जहर कम है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी वही इनपुट्स डाले जाते हैं और खेती पैदा की जाती है। वही इनपुट्स मतलब कि जो रासायनिक कंपनियां थी जिन्होंने रासायनिक केमिकल्स बनाए और केमिकल युक्त जो फर्टिलाइजर्स बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए, वही कंपनियां ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बना रही है और वो किसानों को बेच रही है, ठीक है, जो महंगे भाव में बिक रहे हैं। मतलब आज केमिकल से बना हुआ फर्टिलाइजर सस्ता मिल जाएगा, तुम जानते होंगे इस बात को अच्छे से। केमिकल से बना हुआ पेस्टिसाइड सस्ता मिल जाएगा, है ना, लेकिन ऑर्गेनिक से बना हुआ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड महंगा मिलेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम खुद नहीं बना सकते? नहीं, वो उसी पे हमारे। अच्छा। तो वो जो है अभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक खेती के अंदर क्या सिखाया जा रहा है? ये सिखाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बाजार से खरीदो और खेतों के अंदर डालो और उससे फसल उपजाओ। अब क्या होता है, कोई भी फसल को पकने के लिए लगभग 108 तत्वों की ज़रूरत होती है। चाहे वो तुम बने हो, मैं बना हूँ, कुर्सी बनी, टेबल बना, ये जितनी भी बना चीज़ें जो दिख रही है, इन सब चीज़ों को बनने के लिए 108 तत्वों की ज़रूरत लगती है, ठीक है। हमारा जो मॉडर्न साइंस है अभी तक 16 तत्वों या 17 तत्वों को खोज पाया है,
उसमें से भी 3 तत्व जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ये सब है, हाँ। ठीक है ना, जो कि वायुमंडल से ही मिल जाते हैं। अब बचे कितने? 14 तत्व। तो 14 तत्वों की पूरी दौड़ चल रही है। पिछले 25-30 सालों 40 सालों से तो केवल 3 तत्वों के लिए पूरी दुनिया लगी हुई थी, एनपीके। अब जाकर के पिछले 8-10 सालों से कुछ किसान, वो भी कुछ किसान है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना चालू कर रहे हैं या डाल रहे हैं, है ना, उससे उनकी लागत भी बढ़ रही है। तो ये सारे तत्वों जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फैक्ट्री में बना करके और दिए जाते हैं किसान को, और वो किसान डालता है खेत के अंदर, और उन 15-17 तत्वों से मिलकर के जो पैदावार आती है वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कहलाता है, ठीक है। अब अगर आप किसी पौधे को 108 तत्वों की ज़रूरत है और आप उसको 13 तत्व या 14 तत्व दोगे तो क्या उसके अंदर टेस्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके अंदर शेप आएगा? जो उसका एक्चुअल आकार होना चाहिए क्या वो आएगा? क्या उसके अंदर चमक आएगी, है ना? क्या उसके अंदर वो ताजगी आएगी, है ना? और बीमारियां अलग आएगी, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप बैलेंस फॉर्म में नहीं दे रहे हो। प्रकृति जब भी किसी पौधे को देगी तो बैलेंस फॉर्म में देगी, और आप दोगे तो कम ज़्यादा होगा ही होगा। तो जो ज़्यादा होगा उसको सक करने के लिए पेस्ट आएंगे, और जब पेस्ट आएंगे तो फिर आपको उसको पेस्टिसाइड डालना ही पड़ेगा। तो फिर आप ऑर्गेनिक वाला पेस्टिसाइड बाज़ार से खरीद के लाओगे और वो डालोगे, फिर ऑर्गेनिक वाला फंगिसाइड बाजार से खरीद के लाओगे और वो डालोगे, तो आपकी लागत और बढ़ गई। वही सेम लूप हो जाएगा। वही सेम लूप हो गया, उस सेम नहीं, उससे भी बड़ा लूप हो गया। क्योंकि इसके सब प्रोडक्ट्स महंगे हैं। हाँ। जो वहाँ पर 200 की चीज मिलनी है वो यहाँ पर 300 से 400 की मिलेगी आपको। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नया ट्रेप है किसानों के लिए, है ना। मेरी किसान भाइयों से और आने वाले युवाओं से यही अपील है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आओ। नेचुरल फार्मिंग के अंदर आपको आपकी सारी चीज़ें जो फर्टिलाइज़र है, जो बैक्टीरियाज है, ये अपने घरों में बनेंगे। ज़रा उधर पीछे वो टंकियाँ दिखा ना भाई कैमरामैन जी, वो जो टंकियाँ दिख रही है आपको, इन टंकियों के अंदर जो है हमने बैक्टीरिया सारे बनाए हैं, है ना। इसके अंदर सारे सभी तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक खेती के अंदर होना चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु जो होना चाहिए, वो सारे बैक्टीरिया हम इन टंकियों के अंदर बना रहे हैं। और उधर उसके पास में उधर हमने वो गोबर के ढेर लगाए, अभी हम वहाँ पर भी चल के देखेंगे। तो कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। जो गायों का जो गोबर है वो ला करके और उसके अंदर बैक्टीरिया डाल करके उसके कंपोस्ट खाद को तैयार कर रहे हैं। तो ये सभी किसान अगर अपने फार्म पर ही बनाने लग जाएंगे तो उनकी लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। हमारे यहाँ से फ्री में बैक्टीरिया लेके जाओ आप 1-1 लीटर, है ना, और इसको अपने यहाँ ड्रम में डालो और पूरा पानी से भर दो और 2 किलो गुड़ डाल दो उसके अंदर। कितना आसान काम है ना। यही बैक्टीरिया कंपनियां बना करके और 500-500, 700-700 रुपये लीटर में बेच रही है। बस गुड़ का लागत आ रही है अपने को, तो केवल गुड़ की लागत आ रही है, थोड़ी सी मेहनत लग रही है। तो अगर किसान ये चीज़ समझेंगे और अपने घर पे ही ये सारे फर्टिलाइजर बनाने लग जाएंगे और अपने गायों के बैलों के गोबर को आप उसको बैक्टीरिया डाल करके उसको और डिकम्पोज कर लो वो अच्छे तरीके से, और फिर उसको जा करके खेतों में डाल दो, तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन हो जाएगा। प्लस जो आपके फसलों के अवशेष है, उन अवशेषों को बेचने की बजाय, जलाने की बजाय उसको खेत के अंदर ही डालो और उनको वहीं पर डिकम्पोज करवा दो, तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन और बढ़ जाएगा। आज हमारे खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन हिंदुस्तान के अंदर 0.3, 0.4 माना जाता है एवरेज, है ना, जो कि होना चाहिए 1, 2, 1.5 ऐसा होना चाहिए, है ना। 0.5 से नीचे जब भी ऑर्गेनिक कार्बन होता है तो वो खेत जो है फसल बोने लायक नहीं बचता है। अच्छा, अभी तो ऑन एवरेज सभी जगह 0.3, 0.4 होने लग गया। अपने खेतों का एवरेज क्या रहेगा? अभी वही है 0.3, 0.4 ही है। लेकिन जैसे ही हम ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उनका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने लग गया। अब वो कितना बढ़ करके आया, इस साल की हमारी जो सॉइल टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट से पता चलेगा। अभी हमारी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी हमने टेस्टिंग कराई नहीं है। लेकिन पिछले साल की रिपोर्ट हमारे पास में रखी हुई है, इस साल की फिर से हम रिपोर्ट करा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन उसमें क्या फ़र्क आया है वो पता चल जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन 1 साल में नहीं बढ़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन के लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर खेतों में डालना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर 2-3 तरह का होता है। एक होता है सेमी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो कि जैसे गोबर का खाद हो गया, बकरी की लीद हो गई, इस टाइप से जो सेमी डिकम्पोज होता है, क्योंकि ये जानवर के पेट में जा रहा और कुछ डिकम्पोज वहाँ पर हो गया और बचा हुआ फिर आपने यहाँ ला करके डिकम्पोज कर दिया। और एक ऑर्गेनिक मैटर होता है फसलों के अवशेष, है ना। तो वो फसलों के अवशेष खेत में जाएंगे, फिर नमी की दशा में वहाँ बैक्टीरिया भी होंगे, पहले वो सेमी डिकम्पोज होंगे, फिर डिकम्पोज होंगे और फिर वो ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसा अगर आप हर साल प्रैक्टिस करोगे, जैसे इस साल अपन कर भी रहे हैं कि वो मक्का का पूरा कुटी करके और उसको हम पूरा आच्छादन, जैसे अपन ने भी देखा भी था,
है ना, तो वो आच्छादन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर खेतों में जाना चालू होगा और साल दर साल हम जब उसको डालते जाएंगे तो वहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन जो है बढ़ते चले जाएगा। और जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा 0.5 के ऊपर जाएगा कि ऑटोमेटिक आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खेती आपका स्ट्रांग हो गया, उसकी जान ही ऑर्गेनिक कार्बन है और जीवाणु है। आप जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, हाँ। तो ये सारे बैक्टीरिया आप खेतों के अंदर डाल रहे हो, ऑर्गेनिक कार्बन खेतों के अंदर डाल रहे हो, तो बस ये दो ही चीज़ तो चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। तीसरी चीज़ चाहिए उसको एनवायरनमेंट, है ना, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों की मेड़ों के ऊपर पेड़ भी लगाते हैं, ये कंपलसरी है हमारे। एक तो मेड़ ऊंची कर लेते हैं हम अपने खेतों की, जैसा अभी हमने तुमको दिखाई भी थी कि सारी मेड़ हमने खेतों की क्या करा, ऊंची कर दी, ताकि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बह करके अपने खेत से बाहर न जा पाए, पानी बह करके और खेत से बाहर न जा पाए। जब ओवर हो जाएगा तो ओवर वाला जो पानी वाटर है वो ओवरफ्लो होकर के बह जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमको करना है कि खेतों का पानी खेत में ही रहे, खेतों का कार्बन खेत में ही रहे, ठीक है। और मेड़ों के ऊपर पेड़ लगा देना, उन पेड़ों से को भी हम उस तरीके से चुन चुन के लगाते हैं कि उनसे भी हमको कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन होता है, तो वो भी कमाई देगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, जब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी तो पक्षी आएंगे, उन पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाएंगे, तो आपके जो फसलों के अंदर जो पेस्ट आएंगे थोड़े बहुत, उनको पक्षी चुन चुन करके खाएंगे और उनकी वो इकोलॉजी बनती चली जाएगी, मधुमक्खियों की इकोलॉजी बनती चली जाएगी, है ना, तितलियों की इकोलॉजी बनती चली जाएगी। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी जब मेंटेन होगी, आपने ऑर्गेनिक कार्बन खेतों के अंदर कर दिया और ऊपर से बैक्टीरिया डाल दिया, तो बस ये 3 चीज़ें आपने कर दी कि आपका खेत धीरे धीरे करके और अच्छा उपजाऊ बन जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल फार्मिंग। अब इसमें सिखाना क्या है, हाँ, कुछ सिखाने लायक है ही नहीं, गिनती की 3-4 चीज़ें तो है जिनको आपको मेंटेन करना। हाँ, ये कैसे होगा, ये आपको जो अनुभवी किसान जो कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन किसानों से जा कर के मिलोगे तो आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आने लग जाएगा। तो अब तुमने वहाँ पढ़ोगे हाँ, कॉलेज के अंदर, और जब यहाँ पर तुम प्रैक्टिकल में देखोगे तो रिलेट कर पाओगे, दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट कर पाओगे, तो ऑटोमेटिक तुमको समझ में आने लग जाएगा। और जैसे तुम्हारे जैसे जब युवा किसान इस फील्ड में आएंगे और लोगों को समझाएंगे, जो किसान नहीं समझ पा रहे हैं अज्ञानतावश, तो उन लोगों को जब समझाओगे और अवेयरनेस बढ़ेगी तो धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग का माहौल बढ़ने लग जाएगा। और जब सब लोग नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो सबकी दुकानें रासायनिक खाद वालों की इनकी बंद होना चालू हो जाएगी और प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, प्रकृति अच्छी होना चालू हो जाएगी। बहुत अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा और क्या सवाल तुम्हारा? इसके अलावा यहाँ पर बहुत हो गया, अब कंपोस्ट पे चलते हैं, वहाँ पर मेरा एक सवाल है। ठीक है, कंपोस्ट वाला देख लेते हैं।